जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल के बैक टू बैक मोस्ट यूज़फुल पावरफुल फार्मूले। आप चाहे एक्सेल यूज़र हो तो बहुत काम आने वाले फार्मूले हैं, या आपका एक्सेल का इंटरव्यू हो, बैक ऑफिस का इंटरव्यू हो, उनमें क्या पूछा जाता है, कौन से फार्मूले का कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा फार्मूला किस लिए बना है, किस लिए यूज़ करना है, आपको मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको पता है कि मैं वैसे हर चीज़ प्रैक्टिकली बताता हूँ और डीपली जा कर के पूरे आर्ग्यूमेंट के साथ में हर फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। चाहे आपका एक्सेल का कैसा ही इंटरव्यू हो, आज यहाँ से आप हर चीज़ सीख के जाने वाले हो। और एक्सेल यूजर हो तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं भंवर सिंह आप सभी का मेरे एक्सेल के ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैंने जो कवर किए हैं वो फॉर्मूले हैं मैच, इंडेक्स, वी लुकअप, एच लुकअप, समीप्स, डीजीटी, टेक्स्ट, आरईपीटी, फ्रीक्वेंसी, पावर, रोमन, इफ़, लेफ्ट, राइट, मिड और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसके साथ में कुछ फाइनेंशियली फॉर्मूले भी हैं जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, एफवी। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला आपको पता है कहाँ काम में लिया जाता है। कोई वैल्यू है, उसको सम करने, उसको जोड़ने के लिए सम का फॉर्मूला काम में लिया जाता है। कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को बार बार आप सेलेक्ट करके सम कर सकते हो, या एक साथ अगर है तो एक साथ उसको सेलेक्ट करके सम कर सकते हो। जैसे इक्वल टू सम लगाया मैंने, इसमें आपको नंबर है, वो ये नंबर जितने हैं उतने एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको बार बार लेना सेलेक्ट करना है तो आप सम लगा करके पहला नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कोमा लगा करके जो भी दूसरे नंबर आप जो दूसरा एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो उसकी जो जोड़ है, उसका जो सम है वो आपके सामने आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर जैसे ये सम आप लगाते हो नंबर 1, नंबर 2, इसी प्रकार आगे आगे तक और भी चलते जाएंगे। जितनी आपको वैल्यू, जितने सेल बार बार सेलेक्ट करने हैं उतनी बार आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार ये था सम का यूज़। आगे देखते हैं सम इफ का यूज़ वहाँ होता है जिसमें एक कंडीशन लागू हो, कि जैसे एक सेम प्रोडक्ट हो, कोई ब्रांच हो, कोई भी चीज़ हो, उस एक चीज़ के लिए अगर आपको सम इफ की कंडीशन लगानी है तो एक चीज़ के लिए लगती है। एक प्रोडक्ट हो या एक ब्रांच हो, कोई भी चीज़ हो, कंडीशन एक हो। जैसे ये कुछ ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज का अगर मुझे कोई भी टोटल लेके आना है तो मैं यहाँ टोटल लेके आऊँगा। इधर ब्रांचेज का अलग अलग है और इधर एक ब्रांच का एक जगह टोटल चाहिए मुझे। तो सम इफ के बाद में जो आर्ग्यूमेंट में आ रहा है वो है रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। रेंज वो है जिस रेंज से आपको, जो पूरी ब्रांचेज की रेंज है जहाँ से एक ब्रांच का आपका टोटल लेके आना है, पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको जो लेना है क्राइटेरिया में आपको जो सिंगल ब्रांच जहाँ आपने डाली है वो लेना है। उसके बाद में लेना है सम रेंज के अंदर जिसका आपको सम चाहिए वो लेना है। दोबारा से देखिए, सम इफ, इसमें पहली रेंज है जहाँ आपको टोटल रेंज है आपकी, जिससे आपको लेके आना है उसका रिजल्ट, पहले उस रेंज को सेलेक्ट करना है पूरी को। रेंज में मेरा है एक कॉलम पूरा जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में है क्राइटेरिया वो है जिसका रिजल्ट आपको लेके आना है। क्राइटेरिया में जहाँ मैंने सिंगल ब्रांचेज रखी है वो है उस ब्रांच को मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे पहली ब्रांच है ये, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और फिर लगाऊंगा कोमा। ये होता है क्राइटेरिया जिसका रिजल्ट चाहिए आपको। उसके बाद में कोमा लगा करके सम रेंज वो है जो आपको लेके आनी है। जैसे मुझे टोटल लेके आना है तो उस टोटल का सम रेंज में उसको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग किया तो ये सारी जो भी मेरी ब्रांचेस का सम था वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं सम इप्स
वहाँ काम होता है जहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन लागू हो, ब्रांच भी हो या उसमें कैटेगरी भी हो अलग अलग। जैसे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। पहले ये ब्रांच है, मैंने ब्रांच ले ली। उसके बाद में जैसे ये मेरे जेंडर है या कास्ट है, कास्ट में से एक चीज़ ले लेता हूँ। पहले मैं कास्ट को इधर पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये जितनी भी कास्ट बची है, 5 कास्ट है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, K1 में जाके राइट क्लिक करके स्पेशल पेस्ट ट्रांसपोज करूँगा तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें 2 कंडीशन लागू हो गई, ब्रांच का भी टोटल चाहिए और साथ में मुझे कास्ट वाइज टोटल चाहिए। जैसे एसटी लिखा है तो इस ब्रांच में एसटी की कितनी टोटल है वो, इसके लिए सम इफ्स का यूज़ होता है। सम इफ्स में क्या है, पहले सम रेंज आएगी, पहले सम रेंज लेनी है जिसका आपको सम करना है। जो मेरी टोटल वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट करना है। सम रेंज सेलेक्ट कर ली और उसको मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करना आपको F4 प्रेस करके, F4 प्रेस करोगे तो इसमें डॉलर आ जाएगा जिससे ये लॉक हो जाएगी। उसके बाद में लेना है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट जिसके अकॉर्डिंग आप लो, ब्रांच के अकॉर्डिंग लो या कास्ट के अकॉर्डिंग लो। तो अगर ब्रांच के अकॉर्डिंग लेना है तो पहले ब्रांच वाली जो पूरी सेल है उसको सेलेक्ट करना है आपको, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। अब इधर आपने करी है तो जो आपका क्राइटेरिया फर्स्ट होगा वो यहाँ ब्रांच ही होगा। क्राइटेरिया फर्स्ट में ब्रांच सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में जे को फिक्स कर दिया, 2 से आगे ये 3 4 ऐसे चलता रहेगा और जे को फिक्स कर दिया F4 के साथ में, फिर कोमा लगा दी। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज सेकंड। क्राइटेरिया रेंज सेकंड किसके अकॉर्डिंग लेके आना, कास्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको सेलेक्ट करना है कास्ट वाली जो रेंज है वो। उसके बाद उसको भी लॉक कर देना है और उसके बाद में आपको लेना है क्राइटेरिया सेकंड। क्राइटेरिया सेकंड में के जहाँ आपने कास्ट डाल रखी है यहाँ पे मैं 1 को बिल्कुल लॉक कर दूंगा और के को नहीं करूँगा क्योंकि के से आगे एल एम ऐसे चलता रहेगा। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ दोनों साइड, राइट साइड और नीचे तक। तो ये जो भी वैल्यू थी ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये था सम इफ्स का फॉर्मूला। डबल कंडीशन के साथ में हो या इससे और भी ज़्यादा कंडीशन हो, 3 4 जितनी भी कंडीशन हो, उस सारी कंडीशन के अंदर ये सम इफ्स का फॉर्मूला काम करेगा। जैसे इस कास्ट के अंदर अगर और कुछ मिल जाता आपको कि मेल फीमेल जेंडर वाइज चाहिए होता कि इस कास्ट में जेंडर वाइज है तो एक कंडीशन वो और लग जाती, तो उसमें भी ये सम इफ्स का फॉर्मूला अच्छे से काम आता। आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है वी लुकअप। अब साहब इंटरव्यू में ऐसे पूछ लिया कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज़ लेते हैं, क्यों यूज़ लेते हैं, तो कहना बनता है कि फॉर्मूला आपको लगा के तो बता दूं मैं एक्सेल शीट के अंदर, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो मैं बताऊं दोस्तों, एक लुकअप वैल्यू की रिजल्ट लाने के लिए, एक लुकअप वैल्यू है उसका रिजल्ट लाने के लिए दूसरी सीट से या तीसरी सीट से जहाँ भी उसका रिजल्ट है उसका रिजल्ट लाने के लिए आपको वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। एक लुकअप वैल्यू की रिजल्ट लाने के लिए, जैसे मेरे पास ये ब्रांच है, इस ब्रांच में एक डेटा है वो 30 तारीख का है और एक डेटा है वो 31 तारीख का है। इधर ब्रांचेज ऊपर नीचे है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 31 तारीख का जो डेटा है वो सामने से लेके आना है और फिर उसकी टोटल करनी है। जैसे 30 तारीख का डेटा है और 31 तारीख का डेटा जो है मैं आगे वाली सेल से लेके आऊँगा। ये जो सेल है और ये इधर ब्रांचेज है, तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू जो एक ब्रांच है मेरी फर्स्ट वाली, और उसका जो रिजल्ट लेके आना है वो मुझे आई से लेके आना है, जो एच और आई के अंदर जहाँ पे डेटा पड़ा है। लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में जो टेबल एरे है मेरा, जहाँ से मेरे को रिजल्ट लेके आना है, उस टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम पे आपका रिजल्ट है वो सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे है तो 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको या तो फॉल्स टाइप करना है या 0। मुझे एग्जिट मैच चाहिए तो एग्जिट मैच के लिए 0।
जीरो लगा के ब्रैकेट बंद करना है और एंटर। तो ये जो इस ब्रांच का जो रिज़ल्ट था वो आ गया। एक लुकअप वैल्यू का जो रिज़ल्ट लेके आना है किसी और सीट से या कहीं और आपका डेटा है वहाँ से, उसलिए आपको ऐसी कंडीशन में वी लुकअप आपको यूज़ करना है। फिर मैंने इसका टोटल लगा लिया दोनों का। अब इसका टोटल हो गया और उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला उसमें चलते हैं मैच और इंडेक्स। वी लुकअप के अंदर क्या था, ये ब्रांच थी, इस ब्रांच से आगे की जो सीट थी उसके अंदर भी ब्रांचेस थी और उसके अंदर मेरी अलग वैल्यू थी, वो मैं लेके आया। अब चलते हैं मैच और इंडेक्स। मैच और इंडेक्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैच और इंडेक्स वी लुकअप की तरह ही है, लेकिन ये रिवर्स में भी काम करते हैं। वी लुकअप रिवर्स में काम नहीं करता, ये रिवर्स में भी काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अजमेर सेलेक्ट किया इधर, तो ये अजमेर का जो डेटा था वो आ गया। बीकानेर सेलेक्ट किया तो बीकानेर के नीचे जो डेटा था वो आ गया। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया है। इसमें दोनों फॉर्मूले काम में लिए हैं, इंडेक्स और मैच। मैच तो काम में लेते हैं रो और कॉलम के लिए, कि रो और कॉलम फाइंड करनी है, कौन सा रो है या कौन सी कॉलम है, उसके लिए मैच का काम में लेते हैं। और इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर मैच का यूज़ में कैसे करते हैं। पहले ये एक ड्रॉप डाउन बनाया है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे आपको लिस्ट लेनी है और लिस्ट में जो आपकी लिस्ट होगी वो सोर्स में सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ये बन गया ड्रॉप डाउन। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैच का फॉर्मूला। मैच के अंदर जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू रहेगी ये जहाँ मैंने बीकानेर लिख रखा है। उसके बाद में लुकअप एरे है, एक रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज नहीं चलना है, रो वाइज चलना है। तो ये पूरी रो के अंदर जो लुकअप वैल्यू है वो सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा, और उसके अंदर मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए 0 टाइप किया है और ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए बीकानेर है वो चौथे रो के अंदर, चौथे कॉलम के अंदर है। मैंने यहाँ पे नागौर लिया तो ये फर्स्ट आ गया। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जो चेंज करोगे, वो नीचे नीचे ऑटोमेटिक उसका कॉलम बताता रहेगा वो कि ये कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है। ये था कॉलम फाइंड करने का। मैच बताएगा आपको कि ये कितने नंबर कॉलम पे है। अब मैं लगाता हूँ इंडेक्स के अंदर पहले है एरे। फर्स्ट जो है वो है एरे के अंदर आपको बिना सोचे समझे जितना आपका पूरा जो क्राइटेरिया है वो एरिया सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा एरे। जैसे A2 से लेकर के D7 तक, और इसको करना है लॉग, फिर लगाना है कोमा के बाद में ये बोल रहा है रो नंबर। तो रो नंबर अपना है नहीं, अपन कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो रो नंबर में टाइप कर दिया 0, फिर लगा दी कोमा। उसके बाद में है कॉलम नंबर कौन सा है, जैसे 1 टाइप करता हूँ मैं और ब्रैकेट 1 करता हूँ, तो 1 की जो ब्रांच थी, 1 के नीचे नागौर है, नागौर के नीचे जो भी है वो आ गया 1 नंबर वाला। मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो ये 2 नंबर वाला आ गया। कॉलम नंबर 2 उठा लिया इसने, जो जयपुर के नीचे है वो उठा लिया। अब इसीलिए क्या करना है मुझे, इस कॉलम जो 2 है मैं टाइप कर रहा हूँ, इस 2 की जगह मैं मैच का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जो भी चेंज करूँ वो हो जाए। तो मैं 2 की जगह यूज़ करूँगा मैच। कॉलम को फाइंड करने के लिए मैच का यूज़ करेंगे, मैच। उसके बाद में लुकअप वैल्यू है जो G2 के अंदर है, जहाँ मैंने ड्रॉप डाउन से ब्रांचेज बना रखी है, वो इसकी लुकअप वैल्यू ये सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको लगाना है कोमा लगाने के बाद में लुकअप एरे जो है वो है इसकी हेडिंग, जो डेटा के अंदर हेडिंग डाल रखी है नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, इनको सेलेक्ट करना है।
इनको भी लॉक करना है। उसके बाद में मैच टाइप के अंदर एग्जैक्ट मैच लेना है, उसके लिए 0 और ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन ये लॉक करके करना है ताकि आपको नीचे तक ड्रैग करो तो इसमें कोई इश्यू नहीं आए। जैसे ये G2 था, इसको भी लॉक कर दिया। और लॉक करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो F4। ये नागौर का जो फर्स्ट रिजल्ट है, अब मैं नीचे तक इसको ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ये नागौर है तो नागौर का जो रिजल्ट है वो नीचे है। जयपुर किया तो ये जयपुर के नीचे जितने भी थे वो सारे आ गए। अजमेर, बीकानेर जो भी है ये सारे आ गए। ये तो था इंडेक्स और मैच का। अब कॉलम के साथ में, और अगर आप रो के साथ में यूज़ करो, जैसे वी लुकअप सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है, इंडेक्स और मैच पीछे की तरफ भी चलते हैं, तो ये वी लुकअप से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो रिवर्स भी काम करता है। वी लुकअप सिर्फ आगे आगे के लिए काम करता है, आगे बढ़ता है। उसके लिए अगर वैल्यू फाइंड करनी हो आपकी, किसी लुकअप वैल्यू देखना हो तो उसके आगे का रिजल्ट फाइंड करेगा। इंडेक्स और मैच जो है उसका अगर आप यूज़ करोगे तो ये रिवर्स में भी काम करेगा। जो ये मेरे पास डेटा है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद में जो मेरी एरे है, वो एरे आपको पता है बिना सोचे समझे जितना आपका क्राइटेरिया है वो पूरा सेलेक्ट करना है। के से और एम तक का जो भी एरिया है वो पूरा सेलेक्ट करना है आपको, और F4 से लॉक करना है इसको, कोमा लगा करके रो नंबर। अभी अपन करेंगे रो पे काम, पहले कॉलम पे किया था, अब इसमें लाएंगे रो। रो के लिए मैं यूज़ करूँगा मैच का फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है जो मेरी ये ब्रांच है जो दे रखी है, वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में है लुकअप एरे। लुकअप एरे के अंदर ये सेकंड नंबर में जो है रो लेवल, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया ऊपर से नीचे तक, कोमा लगा करके मैच टाइप के अंदर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद, फिर कोमा, कॉलम नंबर। इसमें दोनों आएंगे, रो भी आई है और कॉलम भी आया है। रो के लिए तो मैच का फॉर्मूला लगा दिया, और कॉलम के लिए के से लेकर के एम तक। के फर्स्ट कॉलम है तो मैं फर्स्ट टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट बंद, और एंटर करूंगा तो ये रिजल्ट आ गया। एक ब्रांच का जो 31 तारीख का डेटा था वो इधर आ गया। और इसी तरह से मैं इसके अंदर ये कॉलम की जगह 3 टाइप कर दूंगा, तो ये 30 तारीख का जो डेटा है एम कॉलम के अंदर वो इसमें आ गया। पहले जिसमें था इसमें मैंने यूज़ किया था रो के लिए, मैच को यूज़ किया था रो के लिए, और आगे जब यूज़ किया है तो मैच को यहाँ पे यूज़ किया है, वो किया है पहले कॉलम के लिए था और इधर रो के लिए। दोनों तरह काम में कर सकता है। अगर यहाँ पे आप कॉलम के लिए 1 2 3 टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे आप दोबारा से मैच का यूज़ कर सकते हो। आगे जो फॉर्मूला है वो है एच लुकअप। ये मेरा रिकॉर्ड है, इसके अंदर ब्रांच है, 30 तारीख का डेटा है और 31 तारीख का डेटा है। एच लुकअप है जो वर्टिकल यूज़ करेगा, ये इस तरह से यूज़ करेगा। लुकअप वैल्यू ले ली और टेबल एरे के अंदर मैंने जो सिलेक्ट कर लिया, जो मेरा लैंडस्केप का डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया। ये इसलिए है कि यहाँ पे आपकी जो रो है उनको कांस्टेंट करना है, आपको लॉक करना है। जो आपने फर्स्ट और सेकंड रो सेलेक्ट करी है उन दोनों को F4 से लॉक करना है, और उसके बाद में जब फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो ये डेटा आ जाएगा। एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो लैंडस्केप की तरह काम करता है, और वी लुकअप का है जो पोर्ट्रेट की तरह काम करता है। एच लुकअप के अंदर रो सेलेक्ट करके फॉर जो टेबल एरे होता है उसके अंदर रो सेलेक्ट करनी पड़ती है।
उसके बाद में आगे जो फॉर्मूला है वो है एवरेज। जैसे मेरे पास ये एक सीट में डेटा है, इसमें ये डेट है और डेट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डेट में जो डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है और टोटल बैलेंस है। इसके लिए मुझे यहाँ पे एवरेज लाना है कि कितना मेरा एवरेज डेबिट है, कितना एवरेज क्रेडिट है और कितना एवरेज बैलेंस बचा है। पहले मैं नीचे सबकी टोटल लगा देता हूँ। ये तो टोटल, और यहाँ पे मैं लाऊंगा एवरेज। एवरेज के लिए इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला, और जो एरिया मेरा है, जितनी रेंज है, जितनी भी सेल है जिसका मेरे को एवरेज लाना है, उसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है, फिर आगे तक ड्रैग करना है। बस ये आ गया एवरेज। जितना एवरेज डेबिट था, जितना एवरेज क्रेडिट था और जो मेरा लास्ट में बैलेंस बचा है, वो एवरेज पूरा आ गया। ये पर्टिकुलर डेट है, जिस डेट से लेकर के और जिस डेट तक मुझे चाहिए था, वहाँ डेट तक का पूरा एवरेज आ गया। अगर आप वैसे एवरेज निकालते तो टोटल अमाउंट निकालते, कितनी डेट है उनको काउंट करते, फिर उससे डिवाइड करते, एवरेज निकलता। ये डायरेक्ट एवरेज निकल गया कि ये कितना बैलेंस है, कितना नेट डेबिट हुआ और कितना नेट क्रेडिट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है DGET। ये भी VLOOKUP की तरह ही है, लेकिन ये भी रिवर्स में काम करता है। बिल्कुल रिवर्स भी काम करता है, आगे पीछे दोनों साइड काम करता है। जैसे मैंने बीच में ब्रांच कोड डाल रखे हैं और उनके आगे पीछे दो दो सेल के अंदर मैंने डेटा डाल रखा है। चाहे मैं इसको पीछे वाला डेटा लेके आऊँ या आगे से जो भी डेटा मुझे चाहिए वो लेके आऊँ, तो ये दोनों जगह DGET काम करेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू DGET, और DGET के बाद जो डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, बिना सोचे समझे। जहाँ से डेटा स्टार्ट है वहाँ से लेकर के एंड तक पूरा डेटा सेलेक्ट करना है और फिर उसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको पता है शॉर्टकट की F4। और आगे जो क्राइटेरिया है उसके अंदर मेरी ब्रांच और उसके नीचे जो मैंने ब्रांच कोड ले रखा है उनको सेलेक्ट करके एंटर करना है बस। अब यहाँ से जो भी ब्रांच आप चेंज करोगे उसका डेटा अपने आप आ जाएगा। कौन सा लिया मैंने फील्ड? 2। अब मैं फील्ड अगर 5 करता हूँ यहाँ पे, तो ई कॉलम का जो डेटा है वो आ जाएगा। जो भी फील्ड लोगे आप, मतलब जो भी कॉलम नंबर आएगा फील्ड की जगह, उस कॉलम का डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको डेटाबेस लेना है, फील्ड देना है और जो क्राइटेरिया आपका है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी आप चेंज करोगे उस चेंज के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इफ़। जैसे मेरे पास ये एक सीट है और इस सीट के अंदर अकाउंट नंबर, नेम, फादर नेम, ट्रांजैक्शन डेट है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब जैसे इसके अंदर एक ही अकाउंट है, वो 10 बार आ रहा है और 10 बार आने के बाद में जो उसकी 10वीं एंट्री है लास्ट, उसमें उसका बैलेंस 0 हो रहा है। तो मुझे लास्ट वाला बैलेंस रखना है कि 0 कब हुआ है, या 0 नहीं हुआ है तो लास्ट एंडिंग बैलेंस कितना है। वहाँ तक रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि उस बैलेंस को रखूँगा तो ऊपर की जो भी एंट्री है वो सारी डिलीट करूँगा मैं, कि मुझे एंड बैलेंस रखना है। अब जैसे ये वाला था तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसका बैलेंस है नीचे और फर्स्ट वाले का बैलेंस है 0। ऐसे मैं डिलीट करूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ की कंडीशन यूज़ करूँगा। इफ़ फार्मूला यूज़ करने के लिए पहले इफ़, उसके बाद में लॉजिकल टेस्ट में आपको देना है कि B2 अगर बराबर है B3 के, मतलब पहला अकाउंट अगर बराबर है दूसरे अकाउंट के, तो क्या आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने टाइप कर दिया डुप्लीकेट, तो आना चाहिए डुप्लीकेट। जो इसकी वैल्यू है वो आनी चाहिए डुप्लीकेट। अगर पहला अकाउंट दूसरे के बराबर है तो आएगा डुप्लीकेट। अगर फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर दूंगा। इसका मतलब है 2 इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर दी तो कुछ नहीं आना है। मतलब यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू नहीं चाहिए, 2 इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर दी। मतलब अगर पहला अकाउंट दूसरे अकाउंट के बराबर है, पहले कॉलम
अगर दूसरे कॉलम के बराबर है तो आएगा डुप्लीकेट, अगर बराबर नहीं है तो वहाँ सेल है बिल्कुल खाली रह जाएगी। जैसे ये B10 के अंदर ये B12 जो 11 नंबर सीरियल पे है वो अगर बराबर है 12 नंबर सीरियल के तो आएगा डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है तो सेल को खाली छोड़ दिया इसने। यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कोमा अगर टाइप करिए मैंने तो उसका मतलब है वहाँ पे ब्लैंक रहेगा। मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू के साथ में कर दूंगा। उसके बाद में इसको नॉर्मली शॉर्ट कर लेना है सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर डाले हुए हैं, आगे मैं इसको टाइप शॉर्ट कर लूँगा जहाँ मैंने कंडीशन लगाई है। अब जहाँ डुप्लीकेट मैंने टाइप किया है उस डुप्लीकेट के साथ में जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा डिलीट और वापस इसको शॉर्ट कर दूंगा अब सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर से शॉर्ट करते ही उनका सीरीज़ वापस वैसा का वैसा रह जाएगा। और जो मेरे को डिलीट करना था, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी जहाँ पे बैलेंस मेरे को नहीं रखना था, वो मैंने ईजीली से डिलीट कर दिया। जिस अकाउंट का जितना एंडिंग बैलेंस है लास्ट डेट के अंदर सिर्फ वही बैलेंस रहा है और मैंने इफ़ की सहायता से डुप्लीकेट लगा करके बाकी जो भी सेल थे वो बिल्कुल डिलीट कर दिए। इफ़ आप बहुत जगह यूज़ में ले सकते हो, कितने भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे अगर आपको कोई स्कूल का डेटा या रिजल्ट निकालना हो कि इतने परसेंटेज से नीचे फेल है, इतने परसेंटेज से ऊपर पास है, तो भी आप इफ़ की कंडीशन लगा करके आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है लेन। मेरे पास एक ये अकाउंट नंबर का रिकॉर्ड दिया हुआ है और मुझे देखना है कि मेरी जो रिकॉर्ड है वो कितने डिजिट का है। जैसे मैं 15 डिजिट का रखूं या 16 डिजिट का या 17 डिजिट का, कि मेरा अकाउंट है वो कितने डिजिट का है। और उसके अंदर अगर कुछ मिस है या कुछ ज़्यादा टाइप किए हुए हैं, उसके अंदर कुछ डिजिट ज़्यादा है, जितना मेरे डिजिट होने चाहिए उनसे ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से बिल्कुल लेन का फॉर्मूला लगा करके और देख सकता हूँ कि कितने डिजिट के अकाउंट नंबर है। जैसे मैंने लेन टाइप किया, उसके अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट करके एंटर किया तो ये बता दिया कि इसने कितने डिजिट है। जो अकाउंट नंबर है वो 17 डिजिट का है। लेन, लेन के बाद में ब्रैकेट के अंदर आपको सेलेक्ट करना है जो आपका टेक्स्ट है उसको और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में ये बता देगा कि ये कितने डिजिट है। इसमें देखिए इसमें 15 डिजिट है, इसमें 19 डिजिट है, बाकी सब में 17 डिजिट है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट का होना चाहिए था और कितने डिजिट का है। यहाँ पे लेन काम करेगा कि अगर आपको कोई बल्क में पोस्टिंग करनी है या कुछ आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट नंबर गलत है या सही है किस तरह से, तो आप इस तरह से आप लेन का यूज़ करके और देख सकते हो कि आपके जो अकाउंट नंबर का डिजिट है वो कितने डिजिट के हैं। लेन के बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। मेरी सीट के अंदर कुछ, हाँ, इसी में मैंने अकाउंट नंबर टाइप कर रखे हैं और उसके बीच में मैंने लगा रखा है डैश। उस डैश के लेफ़्ट साइड का अगर मेरे को सिर्फ लेफ़्ट साइड के अकाउंट नंबर चाहिए, डैश से जो भी लेफ़्ट साइड की वैल्यू है वो मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेफ़्ट का फॉर्मूला। लेफ़्ट के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल टू टाइप करके लेफ़्ट, और मैंने टाइप किया इक्वल टू लेफ़्ट और जो टेक्स्ट है उसमें मैंने मेरी सेल सेलेक्ट कर ली। जिस सेल में आपको जो लेफ़्ट का डेटा चाहिए, जो रिकॉर्ड चाहिए, उस सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा लगानी है और कितने नंबर चाहिए आपको। जैसे ये डैश लगा हुआ है, डैश से इधर 16 डिजिट है तो मुझे चाहिए 16 डिजिट और ब्रैकेट बंद। तो डैश के इधर जितने 16 डिजिट थे वो इसके अंदर आ गए लेफ़्ट के फॉर्मूले से, कि जो मेरी सेल थी उस सेल में लेफ़्ट साइड के 16 डिजिट मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये डैश लगा हुआ है, डैश से राइट साइड में एक डिजिट है वो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कितने नंबर चाहिए, एक, और एंटर कर दिया, फॉर्मूला ड्रैग कर दिया। तो जो भी आपका राइट साइड में था
जितनी वैल्यू चाहिए थी आपकी राइट साइड में वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एंड करके जोड़ दूंगा तो ये डैश हट गया। एक काम ये भी हो गया कि बीच में से डैश हट के पूरा अकाउंट नंबर जो था एग्जैक्ट आ गया। तो ये तो था लेफ्ट और राइट। अब उसके बाद में आगे आता है मिड। जैसे अकाउंट नंबर है, इसके बीच में ये कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सिर्फ मुझे अलग से करना है। तो मैं क्या करूँगा, मिड, उसके अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। स्टार्ट नंबर कहाँ से चाहिए आपको, जैसे आगे लिखा हुआ है एक्सेल 5 डिजिट हो गए, उसके बाद में छठा डिजिट है प्रोडक्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे छठे नंबर से मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ टाइप कर दिया 6। कितने कैरेक्टर के नंबर चाहिए, मतलब कितने डिजिट है जो आपको चाहिए, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए। 4 मैंने टाइप करके एंटर कर दिया, तो मेरा जो मेरे प्रोडक्ट थे बीच में वो मैंने फाइंड कर लिए। था मिड का फॉर्मूला। कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आपको चाहिए, उसमें आपको मिड के फॉर्मूले में टाइप करना है। पहले आपको टेक्स्ट लेना है, उसके बाद में कौन से नंबर से स्टार्ट करना है और कितने नंबर लेने हैं। उसके बाद में है एक फाइंड। फाइंड भी आपको जो सेल आपको जो नंबर चाहिए उस नंबर का पोजीशन बताता है कि कितने नंबर पे। जैसे फाइंड टेक्स्ट, किस में से फाइंड करना है आपको। फाइंड टेक्स्ट कि मुझे जो चीज़ सेलेक्ट जो मुझे फाइंड करनी है उसको मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करूँगा। जैसे मुझे चाहिए CEL, उसके बाद में है विद इन टेक्स्ट, किस में से फाइंड करनी है आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कोमा लगानी है, या ऐसे एंटर कर दोगे तो बता देगा कि ये तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो C है वो तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये C की पोजीशन बताएगा आपको, जो आपने टाइप किया था टेक्स्ट उसकी पोजीशन बताएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको ये पोजीशन बता रहा है कि ये जो आपका आपने सेलेक्ट किया है, जो फाइंड किया है, वो उस वैल्यू में कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में है काउंट इफ। काउंट ए काउंट इफ। जैसे पहले मैं काउंट से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ मैं इक्वल टू और काउंट टाइप करता हूँ। एच के अंदर मैंने कुछ डाटा टाइप कर रखा है AD15C4, ये इसमें से इसको मुझे काउंट करने हैं कि ये कितने हैं। इक्वल टू काउंट, और जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू में जो मेरा एक क्राइटेरिया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो इसमें दिया 5 और मैं इसको देखता हूँ नीचे तो यहाँ पे आ रहे हैं 10 और ये दिया 5। 5 इसीलिए दिया कि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, न कि टेक्स्ट को। काउंट फॉर्मूला है वो सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, जो भी आपने सेल सेलेक्ट की है उसमें टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। उसके बाद में है काउंट ए। वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर किया तो इसमें आ गया पूरा 10। काउंट ए है वो सब कुछ काउंट करेगा, चाहे उसमें टेक्स्ट हो या नंबर हो, सेलेक्ट किया है वो सबको काउंट करके बताएगा। काउंट में सिर्फ नंबर काउंट होता है और काउंट ए के अंदर पूरी वैल्यू काउंट होती है। उसके बाद में है काउंट इफ। जैसे ये अकाउंट है, कस्टमर नेम है और फादर नेम है, तो मैं अकाउंट नंबर का यूनिक वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। यूनिक वैल्यू निकालने के लिए डुप्लीकेट रिमूव करना है। डुप्लीकेट रिमूव कर दोगे आप जिसका, तो वो सिर्फ यूनिक वैल्यू बच जाएगी आपके पास, मतलब उसमें से डुप्लीकेट जो भी था वो रिमूव हो जाएगा। 65 रिकॉर्ड आ रहे हैं डुप्लीकेट रिमूव होने के बाद में, और इधर जो रिकॉर्ड थे वो 812 के रिकॉर्ड थे। अब मुझे ये काउंट करना है कि ये एक अकाउंट है वो कितनी बार है उधर। काउंट इफ रेंज, रेंज के अंदर जहाँ से काउंट करना है मुझे उसको सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया के अंदर जिस वैल्यू को मुझे काउंट करना है वो वैल्यू सेलेक्ट कर ली और एंटर। मुझे रिजल्ट मिल गया कि पहला जो अकाउंट है वो 11 बार है। मैं इसकी टोटल देखता हूँ, पता कैसे चलेगा कि ये भी
811 है इधर काउंट किया तो, और इनकी जो वैल्यू आ रही है वो भी 811। इससे पता चल गया कि ये बिल्कुल बराबर है, सही है। आपने जो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया है और जिससे काउंट करके जो वैल्यू मिली है उससे पता चल रहा है बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन और रैंक। जैसे मेरे पास ये कुछ डेटा है, उस डेटा के अंदर मेरे को क्या करना है कि एक मार्क लाने हैं इसके अंदर। तो मैं पर्टिकुलर मार्क टाइप करूँगा कि मुझे कौन कौन से मार्क चाहिए। तो पहले मैं इसको सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं एक एक टाइप करूँगा कि मुझे इतने इसमें इसको परसेंट मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया कि जो रेंज है उस रेंज को मुझे पूरी को सिलेक्ट करना है और इनको कितने कितने नंबर देने हैं उसके लिए मैं इक्वल टू लगा करके रैंड बिटवीन, उसके बाद में बॉटम से टॉप आपको कौन से नंबर से कौन से नंबर तक इसके बीच में आपको जो मार्क है वो लाने हैं। जैसे मुझे 60 से लेकर के 96 नंबर तक इसमें लाना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है तो ये आ गया इसके अंदर। अभी क्या है कि इसका फॉर्मेट सेल था वो परसेंटेज के अंदर था तो कुछ ज़्यादा है, तो आप इसका जनरल कर दीजिए। ये फॉर्मेट सेल हो गया इसका जनरल। अब अगर मुझे इसके सामने परसेंटेज लगाना है तो आपको इसके लिए एक ट्रिक अपनानी है 1 और इस पर परसेंटेज लगा दीजिए। अब आप इस सेल को कॉपी करके और जो मेरा ये रेंज है पूरी इसको फॉर्मेट सेल में जाके और मल्टीपल कर दिया तो इसमें सब में परसेंटेज लग गया। अभी आपको क्या करना है कि रैंक देनी है इस सेल में। जो ये परसेंटेज के जो भी कस्टमर है परसेंटेज के उनकी रैंक देनी है कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे, कौन सा कस्टमर की कितनी रैंक है, कौन कौन सी रैंक पे है। उसके लिए आप यूज़ करोगे रैंक का फॉर्मूला। इक्वल टू लगा के टाइप करना है रैंक। उसके बाद में ये मांग रहा है नंबर में आपको फर्स्ट वाली सेल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में रेफरेंस के अंदर आपको पूरी सेल सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। नंबर के अंदर फर्स्ट और उसके बाद में रेफरेंस में पूरी सेल। उसके बाद में इसको ड्रैग कर दोगे आप तो ये इसकी रैंक बता देगा कि ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज में से कौन से नंबर पे है। जैसे 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है। इस तरह से ये आपको रैंक बता देगा कि ये जो परसेंटेज आप में आ रखी है वो परसेंटेज कौन से नंबर की परसेंटेज है, उसकी रैंक दे देगा, ये रैंक बता देगा। और ये था रैंक का फॉर्मूला, रैंड बिटवीन और रैंक। उसके बाद में है ईओ मंथ। जैसे मेरे पास ये कोई डेटा है, उस डेटा के अंदर नेम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई है, उनकी रिटायरमेंट डेट चाहिए मुझे, रिटायरमेंट डेट का ईयर चाहिए और कितने साल बाकी है उनके रिटायरमेंट में। ऐसी मेरी कुछ कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसे क्या कर सकते हो आप कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, कोई एम्प्लॉय है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और 60 साल के अंदर अगर उनका रिटायरमेंट है कि जैसे उनकी उम्र 60 साल हो जाए तो उनका रिटायरमेंट उस टाइम हो जाए। तो अभी इसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल टू ईओ मंथ, उसके बाद में स्टार्ट डेट में उनकी लेनी है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में लेनी है मंथ्स। मंथ्स लेने के लिए आपको क्या करेगा कि 60 साल इंटू 12। जैसे वो 60 साल में रिटायरमेंट लेना है उनको तो 60 को आपको गुणा करना है 12 से। ये उसकी रिटायरमेंट डेट आ गई। और रिटायरमेंट डेट के अंदर जिस मंथ में उनकी डीओबी है उस मंथ का आखिरी दिन, जो मंथ की लास्ट तारीख होगी वो उनकी रिटायरमेंट डेट होगी। जैसे ये 30/9 है, 31/10 है, 31/10 है। इस तरह से ये रिटायरमेंट डेट है इनकी। अगर आपको ईयर लाना है, रिटायरमेंट ईयर कि कौन से साल में उनका रिटायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है ईयर,
इसके अंदर आपके 3-4 फॉर्मूले काम आ जाएंगे। ईयर टाइप फॉर्मूला टाइप करके उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करके एंटर करना है सिर्फ, जिससे आपको साल बता देगा कि इसमें कौन से साल में रिटायरमेंट है। अब जब रिटायरमेंट है तब से आज के बीच में कितने साल है, जिस दिन रिटायरमेंट है उससे आज के बीच में कितने साल बाकी है, उसके लिए आपको टाइप करना है ईयर फ्रेश और स्टार्ट डेट में मैंने सेलेक्ट कर ली ये रिटायरमेंट की जो डेट है वो। उसके बाद में कॉमा, एंड डेट में मैं लगा दूंगा टुडे का फॉर्मूला। टुडे ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और दूसरा ये ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर। अब आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट जो थी उसमें आप दोनों में से कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे स्टार्ट डेट थी वहाँ पे आप टुडे का फॉर्मूला लगा सकते हो, एंड डेट के अंदर रिटायरमेंट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों एक जैसे ही काम करेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आपका टुडे का फॉर्मूला भी आ गया। टुडे का फॉर्मूला कैसे काम करता है, उसमें आज की डेट टुडे में आज की डेट बताएगा, टुडे की डेट। फॉर्मूले के लिए टुडे ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज दोनों करना है और एंटर करना है। और जैसा मैंने बताया कि आप इसके अंदर जो सेलेक्ट करते हो स्टार्ट डेट और एंड डेट, वहाँ पे दोनों में से एक जगह टुडे का फॉर्मूला लगाना है और एक जगह जो आपको रिटायरमेंट डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है रोमन। अगर ये आपके पास कोई नंबर है और आपको चाहिए कि उनकी रोमन संख्या जो है वो किस तरह से लिखनी है, तो आपको क्या करना है, रोमन का फॉर्मूला टाइप करना है और नंबर सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका रोमन आ गया। अब अगर आपको चाहिए पावर, स्क्वायर या क्यूब जो भी है वो पावर लगानी है, तो इसके लिए आपको पावर का फॉर्मूला लगाना है, नंबर सेलेक्ट करना है और स्क्वायर के लिए 2 एंटर करके ये फॉर्मूला ड्रैग कर दिया। क्यूब के लिए आपको टाइप करना है 3 इक्वल टू पावर फॉर्मूला, नंबर सेलेक्ट कर लिया। और अगर आपको क्यूब लाना है तो यहाँ पे कोमा लगा के 3, पावर कितनी चाहिए 3। पावर की जगह आपको 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, स्क्वायर चाहिए या क्यूब चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया पावर और रोमन का दोनों फॉर्मूले। उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉनकैटनेट फार्मूला। कॉनकैटनेट फार्मूला कहाँ काम में लिया जाता है, किस तरह से काम में लिया जाता है। कोई 2 सेल है, 4 सेल है, जितनी भी सेल है, किसी टेक्स्ट को मर्ज करने या टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉनकैटनेट फार्मूला काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टमर के नेम है, उनके सरनेम है और मुझे उनकी जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। जीमेल आईडी अगर मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पे दोनों टेक्स्ट को जोड़ने में, मर्ज करने में कॉनकैटनेट फार्मूला यूज़ करूँगा। अगर मैं ऐसे सिंगल टाइप कर दूँगा कि जैसे मुझे इसकी जीमेल आईडी बनानी है, तो पहले मैं इसका नाम टाइप करूँगा, जो इस कस्टमर का नेम है फर्स्ट नेम पहले टाइप करूँगा। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद में मुझे अगर डॉट लगाना है बीच में तो मैं डॉट लगाऊँगा। उसके बाद मैं लास्ट नेम उसका टाइप करूँगा, फिर @ लगा करके gmail.com टाइप करूँगा। इस तरह से अगर मैं टाइप करूँगा सारे कस्टमर्स के लिए तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। और फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है कॉनकैटनेट, जिससे टेक्स्ट मर्ज होते हैं, जुड़ते हैं आपस के अंदर। उसके अंदर आप डॉट कोमा लगा करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इक्वल टू कॉनकैटनेट फार्मूला, कॉनकैटनेट टाइप किया। उसके बाद में इसमें है टेक्स्ट फर्स्ट, तो फर्स्ट नेम जो है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैंने लगाई कोमा।
अगर मुझे इसके बीच में डॉट नहीं लगाना होता तो मैं दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता था, फर्स्ट और लास्ट नेम को। फर्स्ट नेम में मैंने सेलेक्ट कर लिया कोमा, अब मुझे चाहिए इसके बीच में डॉट, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर डॉट लगा दूंगा, फिर कोमा, और फिर मुझे चाहिए टेक्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, उसके लिए मैंने लास्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगा दी, और अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए, @gmail.com, उसको भी मैं टाइप कर दूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अगर मुझे ये बीच में जो मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में जो डॉट लगाया है वो डॉट नहीं लगाना होता तो मैं फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता था। दोनों टेक्स्ट एक साथ भी मर्ज हो सकते हैं। अगर आपको बीच में कोई दूसरा कैरेक्टर यूज़ में नहीं लेना है, कुछ अलग बीच में नहीं लेना है, तो आप एक साथ दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं कोमा लगा करके। ये फॉर्मूला दोनों तरफ से काम करता है, अब चाहे अलग से सेलेक्ट करो और चाहे एक साथ सेलेक्ट करो। तो कॉन्कैटनेट जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट को जोड़ने और टेक्स्ट को मर्ज करने के काम में आता है। उसमें चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितने ही टेक्स्ट हो, उनको सबको मर्ज करने के काम में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए क्या है कि मेरे पास कुछ नेम है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है उनकी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ता है कि उनका यूनिक नंबर लेना है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए अभी आप कहोगे कि काउंट इफ का फॉर्मूला भी यूज़ किया था, उससे भी हो जाता है, लेकिन अभी आप देखिए फ्रीक्वेंसी किस तरह से यूज़ करते हैं तो पता चलेगा कि काउंट इफ के फॉर्मूले और फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है। जैसे मुझे यूनिक चाहिए पहले इनका, तो यूनिक नंबर के लिए पहले मैं जो मेरी एज की सेल है उसको कॉपी करके उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यूनिक के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दूँगा। डुप्लीकेट रिमूव के लिए आपको जाना है डेटा में, और डेटा बार के अंदर आता है रिमूव डुप्लीकेट। डेटा टूल्स के अंदर आएगा रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पे आप अगर क्लिक करते हो तो इसमें ये जो पॉपअप दिखा रहा है उसके अंदर आपको लेना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जो आपने सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी में से डुप्लीकेट रिमूव हटाना है, तो आपको नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और ओके करना है। इसकी जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो सारी हट गई है और बाकी जो बची है वो आपके सामने यूनिक नंबर के रूप में आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेटा एरे। डेटा एरे के अंदर आपको क्या है, जो आपका डेटा है, जो एज का पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट करना है। डेटा एरे के अंदर जो आपकी एज की जो सेल है उसको पूरी को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में कोमा और बिन्स एरे जो है, बिन्स एरे के अंदर आपने जो यूनिक बनाए हैं, जो यूनिक नंबर बनाए हैं, उस सेल को सिलेक्ट करना है। बिन्स एरे के अंदर यूनिक वाली जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली यूनिक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी आप देखिए इसमें कुछ और भी चेंज करना है। अब मैंने ये फॉर्मूला ड्रैग कर दिया और ड्रैग करके ये नीचे की वैल्यू है जो मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ इनको। और अगर मैं इनको काउंट करूँ यहाँ से तो ये कितना बता रहा है, नीचे इनकी सम 33 आ रही है। वो जो मेरी वैल्यू है टोटल जो मेरी वैल्यू है, टोटल जो कस्टमर है वो कितने हैं 20, और इधर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 33, तो मतलब गलत है। इसके लिए क्या करना है, पहले आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में F2 प्रेस करना है। F2 एक शॉर्टकट की है,
जिस सेल को आपको एडिट करना है या किसी फॉर्मूले को एडिट करना है तो आप F2 का यूज़ करते हो। उसके लिए अभी क्या करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट करके F2 प्रेस किया, उसके बाद में क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला एडिट होने के लिए ओपन हो गया। उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एंटर करना है। जैसे ही फॉर्मूला एडिट के लिए ओपन हो गया, F2 प्रेस करोगे, F2 प्रेस करने के साथ में फॉर्मूले का जो एडिट का है वो ओपन हो जाएगा कि आप इस फॉर्मूले को एडिट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जब भी एंटर करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये एक इसका एरे बना देगा, फॉर्मूले का जो है एरे बना देगा। इसमें देखिए आप, ये एक ब्रैकेट आ रहा है, मजला ब्रैकेट। अगर अब आप इसकी काउंट टोटल देखते हो, सम देखते हो कि ये कितने हैं, तो देखिए ये आ रहे हैं 20। और इधर जो कस्टमर के थे वो भी टोटल अगर काउंट कर रहे हैं तो आ रहे हैं 20। मतलब अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले के अंदर जो आपको देखने वाली बात है कि आपको याद रखना है कि क्या करना है, जब भी आपको रिजल्ट आ जाए, फॉर्मूला आपका टाइप हो जाए, तो उसके बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर करना है, ताकि जो आपकी वैल्यू है वो एरे के रूप में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर करना है, ये एक ख़ास बात है कि वैल्यू एरे में आएगी और बिल्कुल प्रॉपर आएगी। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर करोगे तो ये वैल्यू जो एरे के अंदर है वो आपको दिख रही है कि एक मजले ब्रैकेट के साथ में आ रही है। उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट है वो है PMT, IPMT और PPMT। PMT के लिए जैसे मेरे पास ये कोई एक मैंने सीट बना रखी है। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। वहाँ से आप ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर प्रैक्टिस करना है, सीखना है, तो ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर डाउनलोड का पाथ मिल जाएगा इसका। जैसे मेरे पास ये टेबल है एक, उसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है कि एक लोन की कैलकुलेशन की सीट डाली हुई है, जिसके अंदर स्टार्ट डेट है, लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने महीने का है वो है। यहाँ पे जो आएगी ये फर्स्ट EMI स्टार्ट होगी 1 नंबर सीरियल से। 1 नंबर सीरियल से पहली EMI जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। ये जो नीचे सीरियल तक है 60 नंबर, मतलब टोटल जो EMI है वो 5 साल की है, 60 EMI है। 60 महीने के लिए जो लोन लिया है वो है 2.5 लाख और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। मैंने इसकी आज की डेट डाल देता हूँ मैं, जैसे 7 जनवरी की मैंने डेट डाल दी। और जो इसका एंड होगा वो होगा 7 जनवरी 2028 में। ये सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे क्या है कि ये है 7 जनवरी 2023 को लोन लिया है और जो इसकी फर्स्ट EMI आएगी वो आएगी 7 फरवरी को। फर्स्ट EMI आएगी 7 फरवरी को। अभी इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे ये मंथ है, इनको नीचे तक अगर ड्रैग करना है कि पहला है वो जनवरी है, उसके बाद में फरवरी है, उसके बाद में मार्च है, तो ये लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला और सीखने को मिलेगा आपको कि जैसे मैंने पहली वाली डेट टाइप कर दी कि ये तो है मेरी स्टार्ट डेट, उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ है उसी की वही डेट लानी है। तो आपको यूज़ करना है ई डेट और स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के अंदर है जो आपको ऊपर वाली डेट सेलेक्ट करनी है, कोमा लगानी है और मंथ्स कितने महीने हैं इसके बाद में। तो आपको सेकंड मंथ, नेक्स्ट वाला मंथ चाहिए तो 1 महीना ही इंक्रीज करना है आपको, तो यहाँ पे टाइप करना है 1 ब्रैकेट बंद और एंटर।
तो पहले वाला जनवरी था, अभी हो गया फरवरी। यहाँ पे ई डेट का जो फॉर्मूला है वो भी आपको सीखने को मिला है। ई डेट का फॉर्मूला आप यूज़ करके नीचे तक उसकी जो महीना है वो बढ़ा करके ला सकते हो। पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। अभी मैं देखता हूँ पीएमटी पे मुझे उसकी ईएमआई चाहिए, तो मुझे टाइप करना है इक्वल टू पीएमटी रेट। रेट के लिए आपको सेलेक्ट करना है F1 की सेल, और उसको क्या करना है, आपको लॉक कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना है। तो F4 के साथ इसको लॉक कर देना है और इसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि ये जो रेट है वो आपकी है एनुअली, मंथली रेट नहीं है, ये है पूरे साल की रेट है, एनुअली जो रेट है, इसलिए आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। उसके बाद में NPER, आपका जो टोटल कितने महीने का है ये, वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। लॉन्ग टर्म कितनी है उसको भी आपको F4 से लॉक करना है, क्योंकि फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना है। फॉर्मूला अगर ड्रैग करोगे तो फिर ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और उसको भी लॉक करके एंटर करना है। तो आपकी जो ईएमआई है वो है 5,561.11। ये आपकी आ गई ईएमआई। इस तरह से आप पीएमटी का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसकी ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद में है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आईपीएमटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। रेट के अंदर यही जो वैल्यू आपने दे रखी है उसको सेलेक्ट करके उसको लॉक करना है और उसको डिवाइड करना है 12 से। 12 से डिवाइड इसीलिए करना है कि ये जो आपकी रेट है वो है एनुअली, ईयरली रेट है ये। PER, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन से महीने का इंटरेस्ट है, इसलिए अपन ने इधर सीरियल नंबर डाल रखे हैं। तो ये देखिए थोड़ा गड़बड़ है कि ये फर्स्ट ईएमआई थी जो फर्स्ट वाले सीरियल नंबर से, अपन ने फॉर्मूला है जो पहली डेट के अंदर ही लगा दिया है। अब जो फॉर्मूला था वो 4 नंबर सीरियल से स्टार्ट होना था, पहले वाले सीरियल नंबर से, चौथे कॉलम से। अब इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो फर्स्ट ईएमआई है यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करना है आपको। मैं इसको भी मिटा देता हूँ और यहाँ से जो फॉर्मूला है वो आपका स्टार्ट है। उसके बाद में इसके सामने इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं वापस टाइप कर लेता हूँ। आईपीएमटी, रेट को सिलेक्ट करना है। बस ये ध्यान रखना कि रेट है जो परसेंटेज के साथ में हो, परसेंटेज का साइन साथ में लगा हुआ हो, और उसको डिवाइड करना है 12 से, कोमा लगा करके। उसके बाद में ये इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल की फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होता है ये कौन सा महीना है। पहला वाला मंथ है तो इसके लिए आपको जो सीरियल नंबर आपने टाइप कर रखे हैं उसको सिलेक्ट करना है, उसको लॉक नहीं करना है क्योंकि ये नीचे तक चलता रहेगा। उसके बाद में NPR, आपकी कितना टाइम है वो सिलेक्ट करके उसको लॉक करना है। उसके बाद में कोमा लगानी है और फिर प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करना है। टर्म लेंथ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में प्रिंसिपल वैल्यू की जो सेल है उसको भी सिलेक्ट करके आपको लॉक करना है। पीएमटी और आईपीएमटी दोनों में ये फ़र्क है कि आपको जो इसकी मंथली फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको यहाँ साथ साथ में सेलेक्ट करते रहना है कि कौन से महीने का ये इंटरेस्ट है। और इसीलिए से ये जो टेबल के अंदर सीरियल नंबर डाले हैं मैंने, वो इसी वजह से सीरियल नंबर डाले हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो है आपको प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है। रेट को ले लिया, रेट ईयरली है इसीलिए आपको उसको 12 से डिवाइड करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको मंथली जो से इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी चलती रहती है उस तरह से मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको टाइम सेलेक्ट करना है और फिर प्रिंसिपल और ब्रैकेट बंद करना है। अब नीचे तक इसको ड्रैग कर दोगे तो ये जो इसका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा कि ये हर महीने जो इंटरेस्ट कितना लगेगा। अगर ये प्रॉपरली तरीके से अगर ईएमआई जमा होती है इसी अमाउंट की सेम अमाउंट से अगर ईएमआई जमा होती है तो ये इंटरेस्ट लगेगा हर महीने। हर महीने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इसी प्रकार होगी। ये इधर नेगेटिव नहीं आ रही, इधर जो साइन लगा हुआ है करेंसी का वो डॉलर का है और इधर आरएस का लगा हुआ है। अगर इसकी प्रॉपरली से जैसे कोई एसआई लग जाती है अकाउंट में या प्रॉपरली से इसकी ईएमआई जमा होती है सेम अमाउंट की तो सेम अमाउंट चलता रहेगा बराबर बराबर के अंदर, इंटरेस्ट भी यही आएगा। और आगे जो प्रिंसिपल की कैलकुलेशन करेंगे प्रिंसिपल की कैलकुलेशन में भी जो अमाउंट आएगा सेम बराबर चलेगा। ये मैंने पीएमटी का दोबारा लगा के देखा है यहाँ पे। इसका जो फॉर्मेट सेल है वो करेंसी डॉलर के अंदर है तो इसका यही रहेगा। आप चाहो तो इसका फॉर्मेट सेल ऊपर से चेंज कर सकते हो। ये करेंसी में दोनों है, अलग अलग करेंसी के अंदर है। और यहाँ पे जो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं कि जब आपके पास में इंटरेस्ट आ ही गया है तो इंटरेस्ट में से जो इसकी ईएमआई है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो उस तरह से भी आ जाएगा। दूसरा आप इनका फॉर्मेट है जो चेंज कर लीजिए। ये इसकी ईएमआई है और ये इंटरेस्ट है, इसका भी फॉर्मेट सेल जो चेंज कर दीजिए। फॉर्मेट सेल मैंने यहाँ से नंबर कर दिया है दोनों का। अब अगर कैलकुलेशन सिंपल करोगे आप कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे, जैसे ये तो इसकी ईएमआई है, ईएमआई से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा प्रिंसिपल। बिल्कुल सेम है। और अगर आप फॉर्मूले से लाना चाहो तो फॉर्मूले से भी ला सकते हो आप, पीपीएमटी का फॉर्मूला लगा करके पीपीएमटी। उसके बाद में आपको आर्गुमेंट में ये बता रहा है रेट, और रेट का देख लीजिए आपने क्या कि इसका फॉर्मेट सेल चेंज किया पूरा ऊपर से सेलेक्ट करके, तो ये फॉर्म सेल था वो भी ये भी चेंज हो गया। अभी आपको यहाँ पे दोबारा से डालना पड़ेगा। जनरल करके मैं 12% दोबारा से डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में दोबारा से प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू पीपीएमटी। और अभी ये मांग रहा है रेट, रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके वही F4 से इसको लॉक करके 12 से डिवाइड करना है, फिर कोमा लगानी है। और फिर आपको कौन से महीने का है जो सीरियल नंबर डाले हुए हैं फर्स्ट मंथ से लेकर के वो सिलेक्ट करनी है सेल, फिर कोमा लगा के जो पीरियड है उसको सेलेक्ट करके लॉक करना है। उसके बाद में प्रिंसिपल सेम उसी तरह से उसको भी F4 के साथ लॉक करना है और एंटर, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल। सेम वही कैलकुलेशन है, चाहे आप माइनस करके निकालो और चाहे आप इस तरह से फॉर्मूले से निकालो। दोनों में से एक चीज़ निकालने के बाद में एक चीज़ तो पता चली जाती है। अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा लेते तो इंटरेस्ट को निकाल सकते थे, जो ईएमआई है उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते तो इंटरेस्ट आ जाता। इस तरह से दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। आप अगर कोई लोन की कैलकुलेशन करना चाहो जिसकी फ्रीक्वेंसी ईयरली इंटरेस्ट की हो, उसकी ईजी से कर सकते हो ऐसे, मतलब जिसकी इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसिंग हो उसके लिए ये कैलकुलेशन है। फ्लैट इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर तो डायरेक्ट वैसे ही जितने महीने का होता है उतने महीने का काउंट करके उस टोटल इंटरेस्ट लगा करके फिर उसको डिवाइड करके और किया जाता है। तो ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है
वो मैंने आपके लिए बनाया, और लास्ट में जा कर के ये 60 मंथ हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाने के अंदर मेरी पूरी मेहनत लगाई है, तो मैं हक से कह सकता हूँ कि एक लाइक तो बनता ही है। आगे चलते हैं आरडी फॉर्मूले की तरफ। आरडी फॉर्मूले में क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट डिपॉजिट होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जैसे एक डाटा ले रखा है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है 8, और जो आरडी का टाइम पीरियड है वो 36 महीने का है, और आरडी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2500 रुपये की है। अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए अब एक फार्मूला है एफ का, वो आपको यूज़ करना है। एफ के फार्मूले से आपको पता चलेगा कि आरडी की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो क्या मिलेगी। जैसे फार्मूला इस तरह से है, इक्वल टू एफ, उसके बाद में है रेट है 8%, और वही ईयरली रेट है, तो इसको भी आपको क्या है कि डिवाइड बाई 12 से करना है, फिर कोमा NPER, इसके अंदर जो है कितने महीने की है वो आपको इसका टर्म लेंथ है वो चूज करनी है, फिर कोमा, उसके बाद में PMT जिसके अंदर ये इसकी इंस्टॉलमेंट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू है उसके लिए आपको एक और कोमा लगानी है, वो अपने को ज्ञात करनी है, वो तो अभी पता नहीं है तो वो तो देखना है, इसलिए एक कोमा और लगानी है आपको यहाँ पे। PMT लिख दिया, PV है नहीं, इसके लिए आपको एक कोमा और यहाँ पे टाइप करनी है बीच में, और कोमा लगाने के बाद में आपको जो देखना है उसमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको 1 टाइप करना है, 1 टाइप करके ब्रैकेट 1 करना है, और इसमें आपको 1 ही लेना है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ही लेना है, क्योंकि जिस मंथ का है उस मंथ का आखिरी मंथ उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। 8% रेट से 36 महीने की 2500 रुपये पर मंथली जो इंस्टॉलमेंट है, उससे जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 1,02,014 रुपये और 49 पैसे। ये आरडी की कैलकुलेशन है। आपने आरडी कहीं करवा ली है किसी भी बैंक में, और उसकी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आरडी की इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन इस तरह से करनी है। और अगर आप बैंकर हो तो भी आपको अगर ध्यान रहे कि आरडी का जो कैलकुलेशन है किस तरह से किया जाता है, आरडी की कैलकुलेशन इसी हिसाब से की जाती है। बाकी अंदर जो उसकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू रह जाती है और है, तो उसका जो चार्जेज है वो तो बैंक पे डिपेंड करता है, पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इसी तरह से की जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 12 मंथ कर दिए तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट अगर मैं चेंज करता हूँ इसकी, जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट चेंज कर दी तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो अलग हो गई, टाइम पीरियड चेंज किया तो मैच्योरिटी वैल्यू अलग हो गई। इस तरह से आरडी की कैलकुलेशन की जाती है। आरडी की कैलकुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट फार्मूला भी बहुत मोस्ट यूज़फुल फार्मूला है, और टेक्स्ट फार्मूला तो अपने आप में भी एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। जैसे मेरे पास ये एक डेट है, अगर मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज करता हूँ इस डेट का किसी भी तरह से, और फिर मुझे किसी टेक्स्ट के साथ में अगर जोड़ करके वही डेट लानी है किस तरह से, तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट को साथ में यूज़ करके और उस डेट को लेके आऊँगा। टेक्स्ट का यूज है, आपको फॉर्मेट बनाना है किसी भी वैल्यू का, अगर आपको जिस तरह से फॉर्मेट बनाना है उस फॉर्मेट बनाने के लिए टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ किया जाता है। मैंने इसका फॉर्मेट सेल चेंज किया 8 का, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंग्लिश इंडिया, और जो डेट फॉर्मेट है वो मेरा डेट, पूरा महीना और साल। जैसे ये डेट है यहाँ पे दिखेगी आपको 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 7 जनवरी 2023। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके सामने एक टेक्स्ट जोड़ना चाहता हूँ, ड्यू डेट, और उसके बाद में मुझे ये डेट लानी है। इस डेट के आगे मुझे जोड़ना है ड्यू डेट एंड, मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे
जो डेट थी उस डेट का फॉर्मेट क्या हो गया। ये डेट अब इसी तरह से आएगी। आप अगर जिस तरह से लाना चाह रहे थे 1 जनवरी 2023, तो उस फॉर्मेट में ये डेट कभी नहीं आएगी। अगर आपको किसी का फॉर्मेट चेंज करना है, अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट लाना है, तो उस फॉर्मेट के लिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मेट बनाने के लिए टेक्स्ट का फॉर्मूला काम में आता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये D5 है, इसकी जगह टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। टेक्स्ट फर्स्ट है जो वैल्यू, वैल्यू है जो आपको सेलेक्ट करनी है कि किसका फॉर्मेट चाहिए आपको। ये सेल मैंने सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब इस टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट है, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे इस तरफ जो लिखा हुआ है ये का ये फॉर्मेट चाहिए। मैं उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करूँगा DD, पहले दिन DD। उसके बाद में पूरा महीना है, जनवरी नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं 4 बार टाइप करूँगा M। DD के बाद में 4 बार टाइप करूँगा M, स्पेस देके, क्योंकि जनवरी के बीच में इधर स्पेस आ रखा है। और फिर स्पेस देके 4 बार टाइप करूँगा Y, और इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा। तो ये फॉर्मेट मेरा जो फॉर्मेट था वो का वही आ गया। अब जो आपने इसके साथ में टेक्स्ट जोड़ा है ड्यू डेट, उसके साथ में आपको जो भी जोड़ना है, यहाँ पे स्पेस देना है, एंड देना है, कुछ भी आप यहाँ से उसको एमेंड कर सकते हो। जैसे कोई भी सिंबल लगा हो आप वो लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो। लेकिन आगे जो डेट का फॉर्मेट था उसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला काम में लेना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक टेक्स्ट फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा टेक्स्ट का फार्मूला। उसके बाद में आगे चलते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। और जो मैंने कहा है कि मैंने इस वीडियो बनाने में मेरी पूरी मेहनत लगाई है, तो लाइक तो बनता ही है। लाइक के साथ में शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। टेक्स्ट फार्मूले के बाद में आगे चलते हैं REPT फार्मूला। REPT फार्मूला कहाँ काम में लेना है, जैसे आपको कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट मैं समझाऊँ जैसे इस अकॉर्डिंग कि मेरे पास अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, उसका आधार नंबर है, उसका एक फॉर्मेट दिया आपको कि इतने डिजिट का तो अकाउंट नंबर आना चाहिए। अगर आपके पास उतना डिजिट नहीं है तो डिजिट पूरे बनाने हैं आपको। जैसे 20 डिजिट मानो, और मानो डिजिट पूरे बनाने हैं कि 20 डिजिट का अगर अकाउंट नंबर चाहिए, आपके पास 15 डिजिट 14 डिजिट का है, तो जो फॉर्मेट आपको तैयार करना है उसमें पूरा 20 डिजिट ही आने चाहिए, बाकी जगह स्पेस आ जाए। उसी लिए आपको वहाँ पे क्या करना है कि रिपीट का फॉर्मूला काम में करना है, REPT का फॉर्मूला यूज़ लेना है। जैसे मेरे पास ये है, अकाउंट नंबर है वो है 17 डिजिट के, और आगे जो नाम है वो होने चाहिए 40 डिजिट के अंदर। अगर 40 डिजिट में नाम नहीं है तो बाकी की जगह स्पेस आ जाए। और यहाँ पे है आधार, आधार है वो होना चाहिए 12 नंबर के, 12 नंबर के आधार होने चाहिए। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे एक टाइप कर दिया, उदाहरण के लिए 12 डिजिट टाइप कर दिया कि ये आधार है। इसका फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि ये आपको आराम से दिखता रहे। फॉर्मेट सेल टेक्स्ट करने के लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट यूज़ करना है। अभी मैं अगर इनको देखना चाहूँ कि ये कितने हैं, ये 40 डिजिट के होने चाहिए। टोटल कितने होते हैं, जैसे 17 तो हो गए अकाउंट नंबर के, 40 इसके हो गए। अभी मैं लेन के फॉर्मूले से अगर देखना चाहूँ तो ये जो नाम का जो डिजिट है वो 19 में आ रहा है, कहीं 15 में आ रहा है, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए 40 में। अगर 40 अक्षर में इसका नाम नहीं है तो इसके नाम के अलावा जितने भी बचेंगे डिजिट 40 में, वहाँ पे स्पेस आ जाए। क्या हो, वहाँ पे स्पेस आ जाए। स्पेस आ जाए इसलिए मैं क्या करूँगा, REPT का फॉर्मूला काम में लूँगा।
एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा दोस्तों, अच्छे से डीपली में जाकर बताऊंगा। अभी अच्छे से देखना, समझना इसको ज़रूरी है। जैसे मैं इसकी काउंट करता हूँ कि यहाँ पे 17 डिजिट का अकाउंट है, और उसके बाद में 40 डिजिट का नाम है। 17 + 40 + 12 डिजिट का जो है आधार है। टोटल हो गए 69। मतलब मुझे जो टोटल लेंथ है एक टेक्स्ट की, एक सेल की, वो चाहिए 69। कितनी होनी चाहिए? 69। अब उसको 69 बनाने के लिए कि ये दो चीज़ तो फिक्स है। अकाउंट नंबर जो है 17 डिजिट का है, वो फिक्स है। आधार जो है वो 12 डिजिट का है, वो फिक्स है। अब REPT का फॉर्मूला जो यूज़ में लेना है, वो सिर्फ नेम आ रहा है, उस नेम के लिए लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले = लगा करके अकाउंट नंबर है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसमें तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 17 डिजिट के ऑलरेडी है। और मुझे पहले चाहिए अकाउंट नंबर ही, तो मैं पहले अकाउंट नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में एंड लगाऊँगा। मैंने लगाया एंड, और एंड के बाद में मैं काम में लूँगा रिपीट का फॉर्मूला, REPT। दोस्तों देखना अच्छे से, एंड तक देखना। ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से आपको अगर कोई फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में ही इनको तैयार करना है, तो आप किस तरह से तैयार कर सकते हो, किस तरह से कोई बल्क शीट बना सकते हो। किसी भी प्रकार की बल्क शीट हो, वो बल्क शीट आप अच्छे से बना सकते हो। बल्क शीट के अंदर आपको फॉर्मेट दिया जाता है कि जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट के होने चाहिए, नाम है जो कितने डिजिट के होने चाहिए, उसके साथ में उसकी कोई ID हो या अमाउंट हो, वो कितने डिजिट में होना चाहिए। वो हर चीज़ पहले से दी जाती है कि इतने इतने डिजिट में होने चाहिए, और उसी डिजिट के अकॉर्डिंग जो उसकी बल्क की फ़ाइल अपलोड करने की जो बनती है टेक्स्ट फाइल, वो बनाई जाती है। तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए बहुत ही काम में आने वाला फार्मूला है ये। इसके साथ में आप टेक्स्ट का फार्मूला भी काम में ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा REPT का। मैंने पहले अकाउंट नंबर की सेल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में एंड लगा के REPT। उसके बाद में टेक्स्ट में आपको वो चीज़ लेनी है कि आपके जो 40 डिजिट है वो नेम के अलावा क्या होने चाहिए। स्पेस मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेस होने चाहिए। आप अगर जीरो चाहो, यहाँ पे कोई भी और अदर चीज़ कुछ भी लिखना चाहो तो वो ले सकते हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैंने चाहा स्पेस नंबर टाइम्स, कितनी बार चाहिए मुझे? 40 बार। कोमा लगा के मैंने 40 टाइप कर दिया। अब ये 40 है, वो पूरे 40 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नाम भी है शामिल। तो मैं क्या करूँगा, इन 40 में से माइनस कर दूँगा, लेन लगा करके जो नेम होंगे वो, माइनस लेन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फिर कोमा लगाई। अब क्या करेगा ये कि जो 40 बार स्पेस आएगा, 40 बार जो स्पेस आएगा, उसमें से इस लेन की जो डिजिट है, जितने डिजिट की, उनको माइनस कर देगा वो। जैसे इस 19 डिजिट का नाम था, अभी देखा था अपन ने, उन 19 को माइनस कर देगा, 40 में से उनको माइनस कर देगा। फिर एंड लगा करके अपन ने C2 सेलेक्ट कर लिया, मतलब 19 डिजिट इसके हो जाएंगे। फिर एंड लगा के आधार नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे इसको बड़ा करके देखोगे आप, तो क्या किया इस फॉर्मूले में, देखना अच्छे से। जो टेक्स्ट थे वो मैंने 40 बार लिए, 40 माइनस मैंने लेन लगाई, लेन का फॉर्मूला लगाया। लेन के फॉर्मूले में आपको पता है कि रमेश चंद शर्मा 19 डिजिट का था, तो उसने 40 में से 19 माइनस कर दिए, और फिर एंड लगा करके मैंने इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो वापस क्या किया उसने, इस 19 को प्लस कर दिया, उसमें मर्ज कर दिया। तो आगे जो 19 के अलावा जितने भी थे वहाँ पे उसने स्पेस कर दिया। अभी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि आपकी जो डिजिट की संख्या थी 69 थी, उसको आप चेक कर सकते हो यहाँ से, = लेन का फॉर्मूला लगा करके। अब देखिए यहाँ पे ये 69 आ गए सब में। नीचे तक देखोगे आप, सबके अंदर 69 है।
इससे आप फॉर्मूले का आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही है या नहीं है। आपने जो बल्क के लिए जो एक टेक्स्ट फाइल बनाई है वो आपकी सही है या नहीं है, ये आप लेन के फॉर्मूले की सहायता से चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों REPT का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों लिया और उसके बाद में 40 में से लेन माइनस क्यों की और फिर एंड लगा करके उसको क्यों सेलेक्ट किया।